नमस्कार। कृषि ज्ञान धारा ये हमारा आज का विशेष कार्यक्रम और मैं विशेष आपको इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जब हम इस मानव सभ्यता की बात करते हैं तो बड़ा एक शुद्ध सा ये शब्द है अपने आप में जिसे हम मानव कहते हैं। मानव वो जो नव का मान करे और इसीलिए समय-समय पर हम कुछ नवाचार करते रहे हैं और इसी नवाचार के तहत हर गुरुवार को कृषि ज्ञान धारा के तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यानी कि यूट्यूब पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आपका उत्पादन भी यानी कि हमारे कृषि भाइयों का कृषक भाइयों का उत्पादन भी बढ़े और उनकी आय भी बढ़े और उनसे हमारा सीधा संवाद है वो स्थापित हो सके। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से इसकी बात भी करेंगे क्योंकि आज का एक जो विषय है वो विषय है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन। ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन है और इसके बारे में एक बड़ा पैनल हमारे साथ में है और सबसे पहले जो स्टूडियो में हमारे साथ में पैनलिस्ट हैं आज के इस अवसर पर मैं उनका परिचय आप सभी से करवाना चाहूँगा। हमारे साथ में है आयुक्त कृषि श्रीमान कान्हा राम जी। सर आपका बहुत स्वागत आज के इस विशेष कार्यक्रम में, एक नई पहल है। थैंक यू। हमारे साथ में है डॉक्टर शंकर बाबू जी, आप संयुक्त निदेशक हैं जल उपयोग प्रकोष्ठ के। शंकर बाबू जी आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ में है उद्यान आयुक्तालय श्रीमान राजेंद्र सिंह खीचड़ जी, सर आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। जब नवाचार की बात हो रही है, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो कहा जाता है कि क्या, कब, क्यों, कहाँ और कैसे, ये चीज़ क्या है? इसका महत्व क्या है? और इसका हमारे समाज के लिए, हमारे कृषक भाइयों के लिए उपयोग क्या है? और कैसे वो इसका इम्प्लीमेंट करके इसे अपने परिवार के हित में, अपने ग्राम के हित में, समाज के हित में कर सकते हैं? मैं शुरुआत करना चाहूँगा आयुक्त कृषि सर कान्हा जी सर से। सर आप किसान भाइयों को थोड़ा बताएँ सर कि ये राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन जो है वो क्या है? और कैसे इसका लाभ जो है वो हमारे किसान भाई ले सकते हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों का और इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों का मैं स्वागत करता हूँ। ये विभाग का एक नवाचार है कि हम हर सप्ताह किसी विशेष दिन हम हमारे किसान भाइयों से सीधे जुड़े, जिसमें विभाग ने क्या नवीन प्रयास किए हैं, सरकार उनके लिए क्या नई चीज़ें लेके आई हैं और समय विशेष पर किसानों को किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हीं कड़ी में आज हम लोग ये पहला कार्यक्रम आप लोगों के साथ में कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन को आज हमने चर्चा के विषय के रूप में लिया है। तो मैं इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक गुरुवार को आप जुड़ेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। साथियों, जैसा आपको पता है पिछली बार राजस्थान में पहली बार अलग से कृषि बजट लाया गया था और इस कृषि बजट के अंदर जो 11 मिशन लागू किए गए थे, उसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण मिशन है वो राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन है। जैसा आपको पता है राजस्थान में पानी बहुत एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। अभी भी हमारा लार्जली जो एरिया है वो रेनफेड एरिया बारिश पे निर्भर है और जो हमारा सिंचित एरिया है, उसमें भी मात्र 15 लाख हेक्टेयर ही एरिया ही ऐसा है जहाँ पर अभी भी हम सूक्ष्म सिंचाई से करते हैं। तो इस बात को राज्य सरकार ने और विभाग ने समझा और ये संज्ञान में लाया गया और प्रयास किया गया कि राजस्थान में एक विशेष मिशन लॉन्च किया जाए, जिसके माध्यम से जल का कुशलतम उपयोग कैसे करें हम, ताकि किसान भाइयों की लागत कम आए और उनकी जो है आय में वृद्धि हो सके। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है और इसमें दोनों ही कंपोनेंट कैसे हम वाटर को स्टोर करें, रेन वाटर को कैसे स्टोर करें और जो उनकी डिमांड है वाटर की फसलों में जो कंजप्शन की डिमांड है, उसको हम कैसे करें, इन सभी को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसमें विशेष तौर पर डिग्गी, फार्म पॉन्ड, पाइपलाइन, ड्रिप, स्प्रिंकलर इन सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है और जिस पर विशेष अनुदान राज्य सरकार द्वारा इस पे दिया जा रहा है, जो बाद में मेरे साथी एक्सपर्ट आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे। सर इसमें एक छोटा-सा पॉइंट आपसे और लेना चाहेंगे क्योंकि ये एक हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, होल वर्ल्ड इज़ द फैमिली उसकी बात करते हैं, तो वैश्विक परिदृश्य में हम देखें हालाँकि राजस्थान में जो लोग हैं वो जानते हैं कि पानी का महत्व क्या है। लेकिन अगर वैश्विक परिदृश्य में देखें तो हमारे किसान भाइयों को ये मालूम होना चाहिए कि इस समय ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है, लोग पर्यावरण की इतनी बात दुनिया भर में कर रहे हैं, जी20 सम्मेलन चल रहा है, तो ऐसे में वैश्विक परिदृश्य में पानी की चिंतन जो चल रहा है, थोड़ा उसके बारे में कहें?
बिल्कुल ठीक कहा आपने बिकॉज़ पानी की जो इम्पोर्टेंस है, इसको ना केवल स्टेट लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है और वेरियस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बार-बार ये बात उठती है कि हम किस तरीके से जल का संरक्षण करें और किस तरीके से हम ऐसी क्रॉप को प्रमोट करें जो कम पानी में अधिक पैदावार दे पाएँ। तो दोनों ही डिमांड और सप्लाई दोनों ही पार्ट पे जो एफर्ट्स है उसको हाइलाइट किया गया है और उसको विभाग ने जो है बहुत प्राथमिकता दी है। उसी का परिणाम है कि जो गत वर्षों में जो राजस्थान में माइक्रो इरिगेशन में काम हो रहा था और अब इस साल जो काम हो रहा है और जो इस साल बजट लाया गया जिसमें आगामी 2 वर्षों में जो काम होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन किया गया है, जिसका लाभ हमारे किसान भाइयों को और प्रदेशवासियों को मिलेगा। थैंक यू सर कार्यक्रम के को आगे बढ़ाते हैं और चाहे पानी की बात हो तो पानी हमारी मान का विषय है, सम्मान का विषय है और इसीलिए शायद पानी के बारे में जब भी बात आती है तो व्यक्ति से बात होती है कि तुम्हारे अंदर का पानी कितना है, सम्मान कितना है। थोड़ा इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ संयुक्त निदेशक जल उपयोग प्रकोष्ठ डॉक्टर शंकर बाबू जी भी उपस्थित हैं। सर आपसे ये जो टेक्निकल कुछ पॉइंट्स आते हैं, जब सिंचाई की बात आती है, क्योंकि जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो जिस तरह से डिग्गी तलाई सर ने भी जिसका ज़िक्र किया, उसकी बात आ रही है और उससे जुड़े हुए पाइपलाइन की बात है या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं जो तलाई की बात जो आती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर पुराने समय से अपने अपने हिसाब से तो किसान भाई जो है क्योंकि भारत का इतिहास सदियों पुराना इतिहास है, सहस्त्रों वर्षों का इतिहास है, तो उपयोग लेते रहे हैं। लेकिन आज के समय में उसमें क्या कुछ और इम्प्लीमेंटेशंस किए गए हैं जिन्हें उन्हें जानना चाहिए? देखिए किसान भाइयों, खेती में पानी के महत्व को आप बखूबी जानते हैं। तो राजस्थान में तो पानी की वैसे ही कमी रहती है, तो सरकार का भी और आपका भी ये ध्येय रहता है कि पानी की हर बूँद का संरक्षण करें और उसका कुशलतम उपयोग करें। तो जैसा कि अभी आयुक्त महोदय ने बताया कि अपना ज़्यादातर क्षेत्र है और वर्षा आधारित है, तो वर्षा की हर एक बूँद का संरक्षण हो, उसके लिए राज्य सरकार खेत तलाई बनाने के लिए किसानों को अनुदान देती है। तो सामान्यतः आकार उसका 20 गुणा 20 गुणा 3 मीटर रहता है, यानी 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, ऐसे गहरी ऐसी खेत तलाई आप अपने यहाँ पर बना सकते हैं। और उसे अगर आपके पास संसाधन कम है, तो छोटी भी बना सकते हैं, लेकिन न्यूनतम आकार 400 घन मीटर उसका होना चाहिए। तो वर्षा जल जो भी बह कर के खेत में से निकल जाता है, तो उसका संरक्षण, यानी उसको उसका संग्रहण खेत में ही हो, तो खेत के निचले हिस्से में सामान्यतः खेत तलाई बनाते हैं। तो जो भी वर्षा का पानी बह कर के आएगा, उसमें इकट्ठा हो जाएगा और वो उस पानी को आप फसलों की जीवन रक्षक सिंचाई के काम में ले सकते हैं। अब जैसे सरसों है, चना है, तो या जीरा है, ये इनमें 2-3 पानी में ये पक जाते हैं, तो आसानी से उस खेत तलाई से आप 2 या 3 पानी दे सकते हैं। तो खेत तलाई सामान्यतः 2 प्रकार की बनती है। तो जहाँ रेतीले क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर तो खेत जो निचले जो स्थान होता है उसमें खुदाई करके और फिर प्लास्टिक शीट लगा देते हैं। जी। तो उससे क्या है, पानी लंबे समय तक बना रहता है। तो प्लास्टिक शीट पर अभी जो सामान्य कृषक हैं, उनको तो 90,000 रुपए प्रति खेत तलाई अनुदान देते हैं, 1200 घन मीटर वाला, और अगर कम बनाते हैं तो उसी अनुपात में वो कम हो जाता है। सामान्य उसके लिए। और जो लघु सीमांत किसान हैं, उनको 1,05,000, यानी 10% ज़्यादा उनको देते हैं, क्योंकि लघु सीमांत किसानों के पास थोड़े संसाधन कम होते हैं, तो इसलिए सरकार ने उनका भी ज़्यादा ख्याल रखा और 10,500 रुपए उनको ज़्यादा देते हैं, तो 1,05,000 उनको देते हैं। और जो जहाँ कठोर मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, जैसे करौली है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, ऐसे जिले हैं जहाँ पर नीचे थोड़ी कठोर परत होती है, तो पानी आराम से ठहर जाता है बिना प्लास्टिक शीट लगाए। तो उन क्षेत्रों में सामान्य किसानों के लिए 63,000 रुपए जो है खेत तराई निर्माण के लिए देते हैं, और जो लघु सीमांत किसान हैं, उनको 73,000 रुपए 500 रुपए अनुदान दिया जाता है। तो राजस्थान के हज़ारों किसानों ने खेत तलाई बना करके और इसका फ़ायदा उठाया है। और मैं एक उदाहरण आपको देना जी, चाहता हूँ, जैसे पाली का जैतारण है। जी। वहाँ पर कई किसानों ने खेत तलाई बनाई और जीरे में सिंचाई करके उनका ये कहना था कि साहब 1 साल में हमने जो पैसा लगाया था वो हमारे जीरे में से वो भी निकल गया और हमें फ़ायदा भी हो गया। यानी इसका इतना फ़ायदा है। तो खेत तलाई आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएँ
और देखिए अब तो इस बार के बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और विशेष घोषणा करी, ये करी कि उन्होंने कहा कि भई अब तक हम हर साल 15,000 खेत तलाई बनाएँगे। तो इस बार उन्होंने उसको बढ़ा कर के कर दिया 25,000, हर साल 25,000, तो यानी 2 सालों में लगभग 50,000 खेत तलाई के लिए अनुदान की व्यवस्था उन्होंने बजट में प्रावधान रखा है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का जो खेत तलाई योजना है, इसका लाभ उठाएँ। दूसरी बात है कि हमारा बहुत सारा पानी जैसे क्यारी धोरे से अपन धोरा बना करके वहाँ तक कुएँ से और वहाँ या ट्यूबवेल से वहाँ तक ले जाते हैं खेत तक, तो उसमें भी 25 से 30% पानी बेकार चला जाता है, रिस जाता है ज़मीन में। कई बार धोरे में चूहे बिल बना लेते हैं, उसमें चला जाता है। तो इस दृष्टि से वो पानी व्यर्थ नहीं जाए, तो सिंचाई पाइपलाइन के लिए भी सरकार अनुदान दे रही है। तो उसमें जो है एचडीपी जो होती है पाइपलाइन, सिंचाई पाइपलाइन, जो एचडीपी पाइप होते हैं, उसे ₹50 प्रति मीटर और पीवीसी पाइप के लिए ₹35 प्रति मीटर और जो ले फ्लैट जिसको आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, जी। उसके लिए ₹20 प्रति मीटर जो है अनुदान इस हिसाब से दिया जाता है और अधिकतम अनुदान की जो सीमा है, सामान्य किसान के लिए 15,000 है और लघु सीमांत किसानों के लिए ₹18,000 जो है ठीक। इस प्रकार का प्रावधान रखा गया है। तो इसका भी आपको लाभ उठाना चाहिए। तीसरा जो जल संरक्षण के क्षेत्र में या जल के कुशलतम उपयोग की दृष्टि से हमारा काफ़ी जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वाला खास तौर से इलाका है, उसमें डिग्गी किसान भाई बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अभी तक जैसे नहर आई तो क्यारी धोरे से सिंचाई कर पाते हैं, लेकिन उसमें क्या है डिग्गी बना करके पानी का संग्रहण कर सकते हैं। तो उसमें प्लास्टिक लाइनिंग वाली डिग्गी और पक्की डिग्गी दोनों प्रकार की डिग्गियों के लिए अनुदान की व्यवस्था है। तो उसमें क्या है आप जब नहर में पानी आता है इकट्ठा कर सकते हैं और उसमें या बूँद-बूँद सिंचाई संयंत्र लगा करके या स्प्रिंकलर लगा जी। करके अभी जैसे मान लो 3 बीघा की सिंचाई कर रहे थे, तो आप लगभग 5 बीघा की सिंचाई कर कर सकते हैं, सकते यानी हैं। 1.5 गुना क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। पानी आपके पास उतना है लेकिन आप ये सूक्ष्म सिंचाई अपना करके और 1.5 गुना तक आप कर सकते हैं। इसलिए डिग्गी की भी ऐसे क्षेत्रों में महत्ता है। उसके लिए भी सामान्य किसानों को 3 लाख और अधिकतम ₹3,40,000 जो है लघु सीमांत किसानों को अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था की है ना? तो इस हिसाब से जैसे सिंचाई मैंने फार्म पॉन्ड का बताया आपको 50,000 2 साल में बनाने 30,000 से संख्या बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50,000 कर दी। तो इसी प्रकार से इसकी भी करीब 40,000 किसानों को पाइपलाइन भी 40,000 किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी आगामी वर्षों में। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार ने की है। तो मेरा तो अनुरोध यही है कि आप जो जल के संग्रहण जी। और उसके कुशलतम उपयोग की जो भी योजना है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। बहुत सुंदर शंकर बाबू जी जो आपने बात कही है, बेहतर उपयोग की बात पर उन्होंने एक फ़ोकस किया है कि हम कितना ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, जिसको आजकल कहा जाता है कि आप प्रशासन जो है वो कम हो, लेकिन उसका उपयोग जो है वो ज़्यादा है, यानी कि गवर्नेंस जो है वो ज़्यादा हो। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर शंकर बाबू जी ने पानी के बारे में बहुत सुंदर बात कही। थोड़ा-सा आगे ड्रिप इरिगेशन की बात हम लोग हमारे साथ राजेंद्र सिंह खीचड़ जी उपस्थित हैं, आप उद्यान आयुक्तालय हैं, संयुक्त निदेशक हैं। तो ड्रिप इरिगेशन के बाद बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति की बात जाती है और आजकल जो एक विशेष चल रहा है कि जहाँ एक बहुत छोटी से बहुत कम ऊँचाई के जो पौधे हुआ करते हैं, उसके लिए मिनी स्प्रिंकलर जो कई जगह लोग देख पा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है और किस तरीके से इसका उपयोग किया जा रहा है? आप उद्यानिकी से जुड़े हुए हैं, कीचड़ साहब। किसान साथियों, अभी बात हो रही थी राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन जो कि राज्य के पहले बजट में पहला ही मिशन घोषित किया गया था। इसका मूल उद्देश्य है प्रति बूंद अधिक पैदावार। हर बूंद का अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार में कैसे बदलें, कैसे कन्वर्ट करें, ये इसका उद्देश्य है। और वो उद्देश्य पूर्ण करने के लिए कई युक्तियाँ हैं, जो काफ़ी काश्तकार काम में भी ले रहे हैं और बहुत काश्तकारों को इसको काम में भी लेना है। तो सिंचित क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, हर बूंद को यूज़ करने के लिए जो सूक्ष्म सिंचाई या माइक्रो इरिगेशन जो है उसमें 3-4 कंपोनेंट हैं जो अलग-अलग एरिया में, अलग-अलग फसलों में, अलग-अलग ज़रूरत के मुताबिक काम में ले सकते हैं। जिसमें फव्वारा सिंचाई
काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है और जी। पूरे देश में हम अग्रणी हैं फव्वारा सिंचाई के मामले में। और ज़्यादातर काश्तकार जो उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के काश्तकार जहाँ रेतीली ज़मीन है और ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र है और ख़ास करके फ़ील्ड क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनमें काम में लेते ही हैं। लेकिन उसका अगला परिष्कृत रूप, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाना है, तो फव्वारे से ज़्यादा पानी बचता है मिनी स्प्रिंकलर से, और मिनी स्प्रिंकलर से भी ज़्यादा पानी की बचत अगर हमें करनी है तो ड्रिप पे जाना है। तो जितने युक्ति जितनी एडवांस होगी और जितनी पानी की बचत होगी, हम जी। चूँकि जो सीमित जल के प्रदेश के किसान हैं और हमें यूज़ भी उसको बहुत तरीके से करना है, तो हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा जाना है मिनी जी। स्प्रिंकलर। जो ज़्यादातर फील्ड क्रॉप्स हैं उसमें फव्वारे के बजाय भी अपन मिनी स्प्रिंकलर चुनें, जिसमें कुछ दक्षता सिंचाई की बढ़े, साथ ही हमें लेबर का खर्चा भी ज़्यादा नहीं हो, बार-बार लाइनें बदलने के लिए। और उससे अगला जो रूप है वो है ड्रिप सिंचाई। तो ड्रिप या बूँद-बूँद सिंचाई है, उसकी जो दक्षता है वो 90% से ज़्यादा रहती है। यानी कि जैसे अपन अगर क्यारी से पानी दिया है, तो उसमें 100 लीटर पानी दिया है, तो उसमें 30 से 35 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 40 लीटर काम में आता है। बाकी या तो नीचे की तह में चले जाता है या उड़ जाता है और सीधे इस रूप से जड़ क्षेत्र है, प्रभावित जड़ क्षेत्र या उस फसल के काम में नहीं आता। लेकिन ड्रिप की अगर बात करें, तो उसमें हम 90 से 95% दक्षता उसकी बताते हैं, यानी कि जितना पानी 100 लीटर पानी लिया है, तो 90 से 95 लीटर पानी है, वो सीधा-सा हम काम में लेने की स्थिति में रहते हैं फसल उत्पादन के लिए। तो यहाँ प्रति बूँद अधिकतम पैदावार लेने का अपन तरीका कर सकते हैं। ड्रिप, पहली बात तो हमें ये सोचना है कि ड्रिप किसमें ले सकते हैं। जी। तो आज के दिन तो कोई ऐसी फसल नहीं है जो ड्रिप पे नहीं करी जा सकती, सारी फसल। इवन आप जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की माँग रहती है, जल माँग रहती है चावल में, पैडी जी। जिसको बोलते हैं, धान में, तो उसमें भी हम ड्रिप ले सकते हैं, फील्ड क्रॉप्स में भी लेते हैं। लेकिन अभी जो मुख्य फ़ोकस है, जो काश्तकार ऑर्चार्ड्स यानी फल बगीचे लेते हैं या फूल बगीचे लेते हैं या सब्जियाँ लेते हैं, उनको तो 100% ड्रिप पे जाना ही है। इसके अलावा कुछ फसलें जो कैश क्रॉप्स मानी जाती हैं, जैसे कॉटन है, कॉटन की फसल, कपास, नरमा, ये हमें 100% इस पे ड्रिप पे जाना चाहिए। शुगर केन है, गन्ना, अगर कुछ एरिया में राजस्थान में है, तो उनको 100% ड्रिप पे ही जाना चाहिए। वेस्टर्न राजस्थान में अरंडी भी काफ़ी फार्मर्स बोते हैं, तो वो भी 100% हमें ड्रिप इरिगेशन पे जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इस मिशन में विशेष व्यवस्था क्या करी है? जी। ये योजनाएँ अगर कोई किसान काम में लेता है, तो पहली बात तो इसमें अभी जो डायरेक्टर सर और कमिश्नर सर ने फरमाया, इनके सारे आवेदन ऑनलाइन आवेदन होते हैं। राज किसान साथी पोर्टल है, उसमें सिर्फ सूक्ष्म सिंचाई नहीं और जितनी भी योजनाएँ हैं अपने स्टेट की कृषि और उद्यानिकी या कृषि विपणन की, वो सारी योजनाएँ उस पोर्टल पे हैं। तो सबसे पहले तो आपको जनाधार के आधार से ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन के बाद में अपने आप आपकी एप्लीकेशन, जो वांछित कागज़ात इसमें ख़ास करके कागज़ात लगने होते हैं, वो आपकी ज़मीन के कागज़ात हैं और दूसरा आपके पास सिंचाई का साधन क्या है, इसके कागज़ात लगने हैं। उसके बाद में ऑनलाइन प्रोसेस में आपका सिस्टम आ जाता है। आपको कहीं दफ़्तर में किसी चीज़ के लिए जाने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं नहीं। है। इसमें आपको सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के लिए मुख्य रूप से आपको ये पता रहना चाहिए कि कुछ सप्लायर्स हैं, कुछ आपूर्तिकर्ता हैं, निर्माता हैं, उसको राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाता है और वो सब उनमें से आपको चयन करना है। तो कोई आपके ऊपर ये बाध्यता नहीं है भई इससे ही इससे ही लेना है। आपके एरिया में 10 जने, 15 जने या 25 जने काम करते हैं, सबसे मोल-भाव करें, सबसे ये पूछें जी। कि आपकी क्वालिटी क्या रहेगी, सबसे ये भी पूछें कि आपको अगले 3 साल तक हमें किस तरह से सेवाएँ देंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज़, विक्रय पश्चात सेवाएँ क्या देंगे। इसके सब पूछने के बाद में आपको ये लगे कि सबसे बेहतरीन कौन है, उसका चयन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही कर देंगे, तो वो आपके यहाँ पर फिर सिस्टम लगाएगा और उसके ऊपर ही विभाग द्वारा जी। भौतिक सत्यापन करने के बाद में अनुदान दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि अनुदान कितना है? अनुदान चाहे आप फव्वारा लें, ड्रिप लें, मिनी स्प्रिंकलर लें, माइक्रो स्प्रिंकलर लें या रेन गन लें, सभी कंपोनेंट्स में अगर किसान स्मॉल और मार्जिनल, लघु सीमांत या
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कृषक, जी। इन सब के लिए विशिष्ट योजना इसमें करी गई है। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन में इसमें इकाई लागत है भारत सरकार द्वारा जारी की गई, उसका 75% अनुदान दिया जाता है। और अन्य इसके इन कैटेगरी के अलावा जो फार्मर हैं सामान्य जिनको कह सकते हैं, उनके लिए भी 70% अनुदान की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से कोई भी फार्मर जी। इसमें से कोई भी युक्ति काम में लेना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली उनको ये काम में लेनी चाहिए। और उसके साथ में मैं ये भी आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अकेला जल बचाने की बात नहीं है। जल जी। बचाने के साथ हमें उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादकता बढ़ानी है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ानी है। तो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी हमारे पास कुछ दूसरी और तकनीक है जो इसके साथ हमेशा जोड़नी चाहिए। जल संग्रहण भी किया आपने, सूक्ष्म सिंचाई भी यूज़ में ली, जी। लेकिन कुछ दूसरी तकनीक जैसे सूक्ष्म सिंचाई के साथ जुड़ी हुई है, फर्टिगेशन है, ऑटोमेशन है, उस पे भी राज्य सरकार का जोर है। साथ में बहुत सारी सोलर पंप का प्रोग्राम है, फल बगीचों का, एनएचएम का या जल संग्रहण का, ये सारे माइक्रो इरिगेशन के साथ मैंडेटरी जोड़े हुए हैं। तो उसके साथ सारी जितनी भी तकनीक है, उनका एक साथ ज़्यादा समावेश करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन फ़ायदा ले सकेंगे। और एग्ज़ैक्टली। जो इनकम बढ़ाने की बात सरकार सोचती है, वो राज्य सरकार का भी और हमारे काश्तकारों का भी उद्देश्य पूर्ण होगा कि प्रति क्षेत्र और प्रति बूंद जल से ज़्यादा हम आय अर्जित कर सकें। एग्ज़ैक्टली, आपने जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट एक लिया कि कोई कुछ दबा-छिपा नहीं है। सब कुछ जो अव्यवस्था जो है वो पारदर्शिता के साथ में चल रही है और जो लाभ ले पाएँगे हमारे कृषक भाई जो हैं, वो लाभ भी बड़ा शुभ होगा। क्योंकि वो केवल उनके लिए नहीं होगा बल्कि उनके साथ-साथ में जब उस बात को और आगे बढ़ाएँगे, जब आप इस चैनल के माध्यम से हमारे कार्यक्रम को और शेयर करेंगे और आगे बढ़ाएँगे तो लोगों तक ये बात और पहुँचेगी। कुछ प्रश्न हमारे साथ में हैं सर आपसे शंकर बाबू जी से मैं हम सोचता हूँ कि आप उनका उत्तर दें। हमारे किसान भाई हरचरण सिंह मलकान कलां से, वो पूछ रहे हैं कि राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला जो है वो नहरी क्षेत्र है। क्या यहाँ भी सूक्ष्म सिंचाई की संभावना है? बिल्कुल, नहरी क्षेत्र में जैसे मैंने अभी बताया, तो आप डिग्गी बना करके और स्प्रिंकलर का उपयोग कर सकते हैं, बूँद-बूँद सिंचाई का उपयोग कर सकते नहीं, बहुत सारे किसान कर भी रहे हैं वहाँ पर तो। जी। तो इसलिए वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा उपयोगिता है इसकी। वहाँ पर नहरी पानी उपलब्ध है बड़ी सरलता से, तो उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। एक प्रश्न है वहीं बलकाना खुर्द से हरप्रीत सिंह जी का। मैं एक जैविक खेती कृषक हूँ, क्या मुझे सूक्ष्म सिंचाई मिशन का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल। ये देखिए जैविक खेती अ, अलग है और सूक्ष्म सिंचाई योजना में तो कोई भी किसी भी योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भई जैविक खेती का एक बार लाभ लिया है तो इसमें जैसे ऐसे है, किसी ने सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान लिया है, तो वो खेत तलाई का पर भी लाभ ले सकता है। किसी ने खेत तलाई पर अनुदान लिया है तो वो ड्रिप का भी लाभ ले सकता है, स्प्रिंकलर का भी लाभ ले सकता है और हमने तो यहाँ पर ये एक तरह से ज़रूरी कर रखा है कि जो भी किसान खेत तलाई बनाएँगे या डिग्गी बनाएँगे, उनके पास तो सूक्ष्म सिंचाई के साधन होने ही होने ही चाहिए, चाहिए। है ना? क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके, इतना पैसा लगा करके और ये ढाँचा तैयार किया, खेत तलाई तैयार की और उसमें पानी को फिर अपन क्यारी-धोरे से ही मान लो काम में लेंगे, तो फिर कम क्षेत्र में सिंचाई कर पाएँगे। तो उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई कर पाएँ आप आपने जो भी बड़ी मेहनत से जल संग्रहण किया है जी। और अधिक अपनी फसल का उत्पादन ज़्यादा उत्पादन लें। आप देखते हैं सरसों है, तो सरसों में अगर दाना बनते समय एक सिंचाई मिल जाती है, तो दानों का आकार बढ़ जाता है ना? तो दानों का आकार बढ़ेगा और फलियाँ अच्छी भरेंगी, तो निश्चित रूप से उत्पादन ज़्यादा होगा, तो आपकी आय भी ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अलग-अलग नहीं है तो जो है जो जैविक खेती कर रहे हैं या जैविक खेती नहीं भी कर रहे हैं, जी। तो सभी किसानों को सभी प्रकार के ये साधन और इनके लिए अनुदान दिए हैं। हाँ, ये ज़रूर है, अब मान लो एक बार आपने ले लिया है स्प्रिंकलर पर अनुदान, जी। तो ये कहते हैं कि भई 5 हेक्टेयर पर क्यों कीचड़ साहब आगे आप बता दें, 5 हेक्टेयर पे जैसे 5 हेक्टेयर तक अनुदान दिए है। जी। तो मान लो किसी ने 2 हेक्टेयर में फव्वारे पे अनुदान ले लिया है, तो उसपे क्या मिल पाएगा नहीं? ये जी, बता जी। दें थोड़ा-सा विस्तार क्योंकि से। सूक्ष्म सिंचाई में आप 0.2 हेक्टेयर से लेके और 5 हेक्टेयर तक ले सकते हैं। तो किसी ने 2 हेक्टेयर में मान लीजिए स्प्रिंकलर लिया है, अगले 3 हेक्टेयर में मिनी स्प्रिंकलर ले सकते हैं, ड्रिप ले सकते हैं। इवन ये भी व्यवस्था करी गई है कि पहले जो साधारण तरीका था स्प्रिंकलर 5 हेक्टेयर में ले लिया। जी।
अब कोई फार्मर उसमें 2 हेक्टेयर ड्रिप लगाना चाहते हैं, तो ये भी व्यवस्था है कि स्प्रिंकलर का अनुदान कम करते हुए ड्रिप में चूँकि ज़्यादा अनुदान है, हुँ, तो वो भी ले सकते हैं। इसलिए जिन काश्तकार साथियों ने अभी तक स्प्रिंकलर लगाया है और ड्रिप पे जाना चाहते हैं, तो उसमें उसकी व्यवस्था है। और एक जो अच्छी बात आपसे मैं शेयर करना चाहता जी हूँ, जो प्लीज़। अभी गंगानगर के किसान साथियों ने पूछी, जी। कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में पानी है। हुँ, इसी तरह से अपने कोटा क्षेत्र के, चंबल क्षेत्र के लोग चंबल बाग यही बात कहते हैं। जल प्रबंधन का एक कायदा है कि प्रभावी जड़ क्षेत्र है, इफेक्टिव रूट ज़ोन, उसमें न तो पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, न पानी की मात्रा कम कम होनी होनी चाहिए। चाहिए। तो जल प्रबंधन में अगर ज़्यादा पानी आप दे रहे हो, आप सोच रहे हो पानी खूब भर रहे हैं तो बहुत अच्छी फसल होगी, उससे उल्टा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, जिस ठीक है। तरह से पानी की कमी। इसलिए जहाँ पानी की कमी है, वहाँ जितना इम्पोर्टेंट या आवश्यक है सूक्ष्म जी। सिंचाई, उतनी ही सूक्ष्म सिंचाई जहाँ आपके पास ज़्यादा पानी उपलब्ध है, वहाँ भी है। अगर आपको अच्छा उत्पादकता और उसकी गुणवत्ता लेनी है तो। ठीक है, अब आपने जब डिग्गी निर्माण के बारे में भी बात की थी और उसी हुँ, पर एक प्रश्न और है कि डिग्गी आवेदनों के अगेंस्ट लॉटरी कम क्यों हुँ। निकाली जाती है? ये शिकायत देखिए भी हो सकती है। नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि डिग्गी के आवेदन बहुत मात्रा में आते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं। अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की कि 3 सालों में 15,000 डिग्गी बनाएँगे, तो हर साल हम 5,000 डिग्गी के लिए किसानों को अनुदान देते हैं। तो अब चूँकि आवेदन ज़्यादा हैं, तो किसानों को फिर 5,000 किसानों को देना है, तो कौन से 5,000 किसानों को देना है? तो कई बार ये आता है कि भई पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर तो क्या है किसी ने जैसे बाद में आवेदन लगाया मान लो, तो उसका तो फिर कभी आएगा ही नहीं आवेदन। मान लो किसी ने 20-21 में लगा रखा है, तो अभी वो लगाया है तो फिर उसका बहुत वर्षों बाद आएगा। तो इसलिए क्या है कि लॉटरी सिस्टम इसलिए करा है जो थोड़ा पारदर्शिता बनी रहे और ज़्यादातर जो है जो लक्ष्य के अनुसार जैसे 5,000 का लक्ष्य है जी, हर साल का, तो 5,000 किसानों को अब देना अपने को 5,000 ठीक को ही बात है, है। तो 5,000 किसानों को हम हर साल डिग्गी पे अनुदान देते हैं। जयवीर गुर्जर हैं, वो थोड़ा ये पूछ रहे हैं कि प्रत्येक किसान इसका प्रबंधन जो है वो नहीं जानता है, सूक्ष्म सिंचाई वगैरह इन चीज़ों का और लगाने से थोड़ा डरता है। तो वो डर जब मन से दूर हो जाएगा तो थोड़ा आसानी, सरलता हो यानी जाएगी। आपका कहने का मतलब ये है कि भई जैसे कोई ड्रिप संयंत्र जी, लगाए जी, और जी। बाद में खराब हो जाए तो क्या होगा? क्या तो करेंगे? लगाने के बाद क्या सुविधा मिलती है? कीचड़ साहब जी, बताएँ? जैसे मैं अभी चर्चा कर रहा था साथियों, कि जो आपको आपूर्ति कर रहा है, आपको सप्लाई कर रहा है, जो डीलर या निर्माता, तो उसका दायित्व ये भी है कि अगले 3 साल तक आपको आफ्टर सेल सर्विसेज़, विक्रय पश्चात सेवाएँ भी देवे। तो अगर मान लीजिएगा, वैसे तो इसमें कुछ मेंटेनेंस का पार्ट है, वो किसान खुद को जानना चाहिए। जैसे डे टू डे जो दिक्कत आती है वो ये आती है, एक तो फ़िल्ट्रेशन सिस्टम है। अगर आपके पानी में रेत ज़्यादा है तो फ़िल्टर जल्दी-जल्दी उसको चेंज करना पड़ता है। आजकल तो ऑटोमेटिक फ़िल्टर भी आने लग गए हैं। तो एक तो फ़िल्टर है वो आपका रेगुलर तरीके से साफ़ रहना चाहिए, और एक आपके वाल्व और फ्लश वाल्व है उसके बारे में मोटे रूप से पता रहना चाहिए। एक आपके सिस्टम में कितना प्रेशर रहता है वो आप प्रेशर गेज में रेगुलर देखें। तो ये तो आपको खुद को ध्यान रखना है, लेकिन उसके बाद में कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं। आजकल तो आम बात होगी, हर काश्तकार जानता है कि कौन-सा वाल्व कैसे चलाना है, कितनी देर जी, तक चलाना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं ड्रिपर चोक हो गए हैं पानी की क्वालिटी की वजह से, तो उसमें एसिड ट्रीटमेंट देना है, या फिर आपके वाल्व वगैरह में कहीं प्रॉब्लम आ गई है, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आपके यहाँ पर जो निर्माता या जो डीलर है, उसने आपको आपूर्ति करी है, उससे तुरंत संपर्क करें। और उसके बाद में भी आपको समस्या किसी प्रकार की है, तो आपके क्षेत्र के कृषि या उद्यानिकी विभाग का कोई भी स्टाफ है, आपके एरिया में सुपरवाइज़र है या डब्ल्यू है या क्षेत्र का डिप्टी जी। डायरेक्टर, ज़ोन डायरेक्टर, उनसे आप ये चीज़ कह सकते हैं। तो डेफ़िनेटली अगले 3 साल तक आपको विक्रय पश्चात सेवाएँ मिलेंगी। इसके बाद में भी किसी प्रकार की दिक्कत है, तो डेफ़िनेटली आपको कंसर्न जो सप्लाई है, जी। आपूर्ति करता है, उससे इस चीज़ की सेवाएँ लेनी चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है कि आज के हमारे पहले ही कार्यक्रम में 111 लोग हमें इसे लाइव देख रहे हैं और उन्हीं लाइव दर्शकों में से एक प्रश्न है निर्मल मीणा जी का कि क्या फार्म पॉन्ड पर भी सोलर पर अनुदान मिलता है? हाँ, बिल्कुल, लगा सकते हैं। हुँ, फार्म पॉन्ड है, कुआँ है, इसमें सिंचाई स्रोत कोई भी सिंचाई स्रोत हो, उसपे आप ये सोलर पे अनुदान जी। मिलता है। और जब फार्म पॉन्ड पे एक और बात मैं आपको कहना थोड़ा-सा भूल गया था और वो ये है कि देखिए
अभी बजट पूर्व चर्चा हुई तो अपने किसान भाइयों के अनेक सुझाव आए। उनमें एक सुझाव था कि भाई प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड पे लागत थोड़ी बढ़ जाती जी। है ना? लागत काफ़ी लगती है, सीड की लागत भी थोड़ी होती है ज़्यादा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों बिल्कुल बहुत संवेदनशीलता बरतते हुए और तत्काल ये घोषणा कर दी इस बजट में कि भई किसानों को 30,000 रुपए ज़्यादा देंगे। तो मैंने अनुदान बताया था 90,000, अब वो बढ़ा करके 1,20,000 माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि भई जी। प्लास्टिक लाइनिंग में और अधिकतम अनुदान 1,20,000 मिलेगा। और उसमें एक और घोषणा उन्होंने करी कि भई लघु सीमांत की तरह अनुसूचित जाति, जनजाति के जो जितने भी किसान हैं, चाहे वो लघु सीमांत नहीं भी हैं, जी। उनको भी बढ़ा हुआ अनुदान मिलेगा। तो इस प्रकार यानी सरकार का की स्पष्ट मंशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई खेत-तलाई बनाएँ। तो अब आप मेरा सभी से आपसे यही अनुरोध है किसान भाइयों से कि भई इन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ और आमदनी बढ़ाएँ। मुझे लगता है कि कार्यक्रम के चूँकि अंतिम भाग हैं, तो हमारे बीच में आयुक्त कृषि कान्हाराम जी सर, जिस तरह से सरकार ने जब आदर्श गाँव की परिकल्पना प्रस्तुत की थी कि किस तरीके से कोई गाँव आदर्श हो सकता है, तो कोई ये जो और अंत्योदय की बात हो रही थी कि अंतिम व्यक्ति तक भी हमारा लाभ जो है वो पहुँचे और उसको भी मालूम चले कि सरकार उनके लिए मैक्सिमम गवर्नेंस की बात किस तरीके से कर रही है। तो आपकी तरफ से एक संदेश हमारे कृषि भाइयों के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, जो आपने इस साल का कृषि बजट देखा होगा, जी। इसमें पूर्णतः काश्तकारों को लेकर और विशेष तौर पर छोटे काश्तकारों को लेकर विशेष अनाउंसमेंट किए हैं। जैसा अभी शंकर बाबू ने बताया कि लघु सीमांत कृषकों को जो सभी कंपोनेंट में हम लोग 10% एक्स्ट्रा सब्सिडी देते हैं। इसी तरीके से जो हमारे मिनी किट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लगभग हम लोग 28 से 30 लाख मिनी किट हर साल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सारे के सारे लघु और सीमांत काश्तकार को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास हैं जिसमें छोटे काश्तकारों को, विशेष तौर पर महिला काश्तकारों को प्राथमिकता देते हुए सरकार जो है अनुदान और सब्सिडी देती है। तो मेरा निवेदन रहेगा सभी आप उसका पूर्ण लाभ लें। इस बार एक और विभाग का प्रयास है जो मैं किसान भाइयों के ध्यान में लाना चाहूँगा कि हम लोग हर बार जब बजट पास होता है, स्वीकृतियाँ जारी होती है, तब तक मानसून का समय आ जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। जी। और ऐसी स्थिति में किसान जो है खेत में चाहे फार्म पॉन्ड हो, डिग्गी हो या पाइपलाइन के काम नहीं कर पाता है। तो विभाग इस बार प्रयास कर रहा है कि ये सारी की सारी स्वीकृतियाँ जो हैं, जी। वो मार्च और अप्रैल महीने में ही जारी हो जाएँ, ताकि अप्रैल, मई, जून महीने में जब किसानों के खेत खाली होते हैं, हुँ। तब वो तुरंत काम करा दें और उनको इमीडिएटली जो है अनुदान मिल सके। तो मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी इस सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए और विशेषतर जो आज हमने राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन की बात की है, इसके लिए आप तुरंत राज किसान साथी पोर्टल पे आवेदन करें, आप स्वयं कर सकते हैं या आपके नज़दीक में जो ई-मित्रा है, उसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं, ताकि आपके कार्य की शीघ्र स्वीकृति जारी की जा जी। सके और आपको अनुदान का लाभ दिया जा सके। और इस कार्यक्रम में हम आने वाले टाइम में हर गुरुवार को जिस तरीके से आज मेरे साथ दोनों साथी एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, इसी तरीके से अगले प्रोग्रामों में भी अन्य एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो विभिन्न अन्य विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। तो मेरी अपेक्षा ये रहेगी कि आपके जो भी सुझाव हो, प्रश्न हो, वो विभाग तक पहुँचाएँ ताकि उस चर्चा में हम उसको सम्मिलित कर पाएँ। और साथ ही साथ हम कुछ नवाचारी किसानों को भी इसमें सम्मिलित करेंगे, जो सीधे आपसे जुड़ेंगे और किस तरीके से उन्होंने प्रगति की है, जी। वो अपनी बात को आपके सामने रखेंगे, तो ज़रूर आप उसका फ़ायदा उठाएँ। एग्ज़ैक्टली सर, आपने जो बात कही है कि चाहे विभागीय योजनाएँ हों या नवीनतम कृषि तकनीक हो, उन सबको आपके लिए एक सीधे संवाद के तौर पे लाने का ये प्रयास है और हमारे पहले ही प्रयास को बहुत प्रशंसा हमारे दर्शकों के माध्यम से मिली है। 126 लोग जो है इसको लाइव देख रहे थे अब तक। तो आप सभी दर्शकों से भी ये कहना है कि आप इस हमारे एक नए प्रयास को थोड़ा-सा और सराहना प्रदान करें। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करें, जब आप वीडियोज़ को लाइक करते हैं और एक्टिवेट करें इसका जो बेल आइकॉन है जिससे कि आगे आने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं उसका नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँचे। इस बात को श्रृंखलात्मक तरीके से लोगों तक पहुँचाने के लिए जब आप इन वीडियोज़ को शेयर करेंगे, तो इसकी रीच बढ़ेगी और लोगों तक हमारा प्रयास जो है ये पहुँच सकेगा। आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए आयुक्त कृषि श्रीमान कान्हाराम जी सर आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर शंकर बाबू जी, कीचड़ साहब आप सभी का बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।